नमस्कार, प्रखर आवाज शो में आपका स्वागत है। मैं श्वेता मिश्रा, हमारे साथ राजीव कुमार पांडे जी जो उत्तर शहरी विधानसभा परिषद 2062 के प्रत्याशी हैं। आइए हम इनसे कुछ चुनावी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रखर आवाज शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपको राजनीति के प्रति कैसी रुचि जागृत हुई? हमें राजनीति के प्रति, मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का जिला अध्यक्ष था, तो मुझे पंडित जुगल किशोर तिवारी जी और माननीय हरि नारायण मिश्रा जी से मेरी मुलाकात हुई। वहाँ से मुझे इनकी प्रेरणा मिली और चूँकि हमारा एक वंचित वर्ग है, सामान्य वर्ग, जिसके प्रति आवाज़ उठाना हमने अपना कर्तव्य समझा। चूँकि हर समय इस समय वंचितों की कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए हमने इस मुद्दे को लेकर के, सामान्य वर्ग के मुद्दे को लेकर के हमने इस पार्टी में ज्वाइन किया और पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमने इसको अपना मूल रूप देने के लिए चुनाव लड़ने की रणनीति तय की। सर जैसा कि ये नई पार्टी होने के कारण आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? नहीं, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये पार्टी हमारी नई नहीं है। ये हमारी पार्टी इंदिरा गांधी जी को हरा चुकी है। जी सर। और इसका पुनर्गठन 2019 में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हरि नारायण मिश्रा जी ने किया है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफार्म हम लोगों को दिया है जहाँ से हम अपनी बातें समाज के हर वर्ग तक पहुँचा सकते हैं और इन्हीं से हम अपने मुद्दों को, सामान्य वर्ग के विशेष करके मुद्दों को लेकर के ही हम चुनावी चर्चा में आगे बढ़ रहे हैं। आपके राजनीतिक मुद्दे क्या क्या हैं? हमारा सबसे मेन राजनीतिक मुद्दा है सामान्य वर्ग आयोग बनाया जाए, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार हमें 4 भागों में बांटा गया है। अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा आयोग, SC/ST आयोग और सामान्य वर्ग। तो हम चारों के 3 के तो आयोग बने हुए हैं, तीनों के आयोग अपने काम देख रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी, ना तो प्रधानमंत्री ने ना ही किसी मुख्यमंत्री ने सामान्य वर्ग आयोग की आवाज़ उठाई और ना ही उन्होंने उस पर कोई विचार किया, जबकि हमारी संख्या सबसे अधिक है। तो सर आप किन किन मुद्दों को लाना चाहें अगर सत्ता में आते हैं तो? सत्ता में आते हैं तो हमारा ये संकल्प पत्र है, जो कि संप्रभुता संपन्न सामान्य वर्ग मंत्रालय का गठन करेगा, संप्रभुता संपन्न सामान्य वर्ग आयोग का गठन करेगा, सुदृढ़ प्रावधानों से युक्त सामान्य वर्ग सुरक्षा कानून लगाया जाएगा, आर्थिक आधार पर सभी सरकारी नीतियों का आवंटन किया जाएगा, भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर सार्वजनिक अवकाश की बहाली होगी, SC/ST एक्ट के तहत दोषमुक्त लोगों को 25 लाख रुपए के मुआवजे का प्राविधान और पुरानी पेंशन हमारी मेन उसमें घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में रखा गया है। किसी भी व्यक्ति को जाति सूचक गाली देने या अपमानजनक टिप्पणी करने पर गैर जमानती संज्ञेय अपराध घोषित करना, कम से कम 10 साल की सज़ा का प्राविधान किया गया है। जी सर। अपने अवतारों, पूर्वजों, धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक प्रतीकों को किसी प्रकार से अपमानित करने पर उन्हें गैर जमानती और कम से कम 10 साल की सज़ा का प्राविधान किया गया है। यदि हमारी सरकार बनती है तो हम लोग ये सब प्राविधान करेंगे। किसानों को निःशुल्क बिजली दी जाएगी, जो कि अभी भी 60-70 रुपये लगती है किसानों के लिए। सर जिस तरह मतलब आपने किसानों की बात की, आज के समय में किसानों पे बहुत ज़्यादा मतलब कोई भी आंदोलन करते हैं उसको दबा दिया जाता है, तो उस पर आप क्या विचार करेंगे? हमारा विचार है कि उनकी सहमति से ही सारे कानून का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि किसान हमारे राष्ट्र की धरोहर हैं और किसानों से ही हमारा भारतवर्ष
सुशोभित हो रहा है। उसी से हम लोगों के आजीविका चल रही है, पेट पूजन चल रहा है, शुद्ध भाषा में गए तो। सर, आप पुरानी पेंशन बहाली के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए कि आज का राजनेता एक पंचवर्षीय रह करके वो पेंशन लेता है, और हमारा कर्मचारी अगर 35 साल नौकरी किया तो क्या उसको सुविधाओं का लाभ लेने का अधिकार नहीं है? उसको तो ज़रूरी है, उसका परिवार उसी से पलेगा। हमारा उसका अधिकार छीनना गलत है, और उसको बहाल ज़रूर किया जाएगा यदि हमारी सरकार बनी तो। सर, जैसा कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो आप इस पे क्या नियंत्रण के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे? नहीं, हमारी सरकार बनती है तो कानून उसके लिए विशेष रूप से कानून तैयार किया जाएगा, जो कि छिनैती, जी सर, छेड़छाड़, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे पुलिस कायदे से काम नहीं करती है, राजनेताओं के इशारे पर काम करती है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको अगर हमारा दरोगा कायदे से काम करना चाहे तो कर नहीं सकता, और अगर दरोगा चाहेगा तो कहीं भी क्राइम नहीं हो सकता। हमारी पुलिस इतनी अच्छी है, अगर वो चाहे तो क्राइम को 1 मिनट में रोक सकती है। जी सर। लेकिन उसे करने नहीं दिया जाता। राजनेताओं का जो आजकल लचीलापन रवैया है वो सबसे आड़े आता है। जैसे कि आप राजनेता, आप भी एक नेता बनेंगे, तो फिर आप क्या ऐसा नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। जी, हम राजनेता बनने के लिए नहीं आए हैं, हम काम करने के लिए आए हैं। हमें काम पसंद है, हमें काम करना है, लोगों के बीच में रहना है। लग्जरी गाड़ियों से घूमने से काम नहीं चलेगा। जी सर। सर, आप महिलाओं के कौन सा स्थान रहेगा? जैसे कि आप विजयी होते हैं तो फिर महिलाओं के लिए क्या क्या? नहीं, महिलाओं को तो वैसे भी 30% 40% होना ही चाहिए। वो हमारे साथ पुरुष से कंधा मिलाकर, पुरुष प्रधान देश नहीं है, ये महिला प्रधान देश है। यहाँ राष्ट्रपति भी महिला रह चुकी हैं, प्रधानमंत्री भी महिला रह चुकी हैं, तो महिलाओं का तो सर्वोच्च स्थान है। जी सर। जैसा कि सर, भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने 2 दिन पहले ही कहा है कि अगर मेरे बेटे को चुनाव सीट नहीं देगी तो मैं अपना संसद सीट छोड़ दूंगी, तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? रीता जी तो बहुत बुद्धिमान है पहले से। वो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आई। कांग्रेस में जब तक उनको अच्छा लगा तब तक कांग्रेस में थी, अब भाजपा में आई तो आप अपने बेटे के लिए वो त्याग देने को तैयार हैं। तो उनकी प्रतिक्रिया तो जातिवाद को लेकर के, वंशवाद को लेकर के पहले से आती रही है। तो वंशवाद तो इन्हें भी ये भी चालू कर रही हैं। तो इनको सर, जैसे बीजेपी कहती है कि मैं परिवारवाद नहीं करते, तो आप इस पर क्या बोलेंगे? नहीं, बीजेपी में परिवारवाद कहाँ नहीं है। केशव मौर्य अपने बेटे के लिए परेशान है, अमित शाह अपने बेटे के लिए परेशान है, रीता जी अपने बेटे के लिए परेशान है। हर व्यक्ति तो अपने बेटे के लिए लगा हुआ है। तो वंशवाद तो यहाँ भी चल रहा है। इनको भी इस तरह की स्वतः इस तरह के बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं देना चाहिए, और जहाँ तक मैं समझता हूँ उन्हें नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप जनता के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाएंगे? योजनाएं हमारे लिए तो सबसे ज़रूरी है रोजगार, जो आज की डेट में ख़त्म हो चुका है। तो जब हमारे पास फैक्ट्रियां होंगी, बच्चों को रोज़गार दे पाएंगे। हमारे बच्चे आज के डेट में कहाँ रोज़गार पा रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, शिक्षक भर्ती नहीं हो रही है। तो हर तरह की व्यवस्थाओं को लाने के लिए यदि हम सरकार में आते हैं तो हम रोज़गार परक योजनाएं लाएंगे, और भर्तियां जितनी खाली हैं तत्काल जितनी जल्दी हो सकेगी उनको पूरी कराएंगे। नेताजी, आप अपने विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि जनता ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो उनके लिए हर समय उपलब्ध हो सके, शिक्षित हो, शिक्षा का मतलब उसे पता हो, राजनीतिक भय द्वेष छोड़ करके कायदे का अपराधी ना हो,
जो अपराध आज की डेट में अपराधी प्रवृत्ति के लोग राजनीति पर कब्जा किए हुए हैं। आप मतलब इस विचार में आप किसको मतलब सेंध दे रहे हैं कि ये विरोधी है या अपराधी विरोधी हैं? की आप बात किसको नहीं बोल है। रहे हैं? देखिए, तमाम राजनीतिक दल अपराधियों को टिकट दे रहे हैं जिनका आपराधिक इतिहास रहा है। पढ़े लिखे लोगों को दे करके, नौजवानों को दे करके टिकट, उन्हें आगे बढ़ाने की सोच होनी चाहिए। उस सोच के साथ हम अपनी पार्टी को आगे लेके चल रहे हैं। और मैं तो चाहूँगा कि एक पढ़ा लिखा आदमी जब राजनीति में कदम रखे तो उसके लिए तमाम ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो विकास के मार्ग खोल सके, जिनकी सोच अच्छी हो। इसी तरह प्रखर आवाज़ टॉक शो के साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।